तमंचावाद, परिवारवाद के बाद आतंकवाद। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरा चरण आते आते तनातनी इस कदर बढ़ गई कि सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट का कनेक्शन आजमगढ़ से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। इस चुनाव में दोनों ओर से इतना कुछ दांव पर है कि कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी की चुनावी फिजा में जीत के दावों का शोर है। डंके की चोट पर दावे हो रहे हैं, दूसरों की पराजय का और अपनी विजय का। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। अब 22 में भाजपा को जिताकर बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली हम धूम से विजय की होली मना देंगे। यूपी के चुनाव की यही तो खूबसूरती है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती है, रोमांच बढ़ता ही जाता है। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे सलाह। जाटलैंड की लड़ाई खत्म हो गई तो यादव लैंड पे चढ़ाई होने लगी। तीसरे चरण में चुनाव की चाल बदली, मुद्दे बदले, नेताओं के तेवर बदले। तीसरा दौर आते आते यूपी के चुनाव में आतंकवाद को भी दाखिला मिल गया। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद का आजमगढ़ से कनेक्शन जोड़ा, समाजवादी पार्टी का दहशतगर्दी से दामन जोड़ा और तीसरे दौर को नया रूप रंग देने की कोशिश की। योगी तो यूं भी अखिलेश यादव पर हार्ड हिटिंग हमले करते रहे हैं, जिसका जवाब भी अखिलेश की तरफ से उतना ही सख्त दिया जाता रहा है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी तक ही नहीं ठहरता, इस चुनाव का दायरा बड़ा है। ये 2022 का चुनाव जरूर है, लेकिन इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। इसलिए इस चुनाव में हमलों की कोई सीमा नहीं रहती। सारी हदें यूपी के चुनाव में पहले भी टूटती रही हैं और इस बार भी टूट रही हैं। अखिलेश के समर्थन में पिता मुलायम सिंह प्रचार के लिए उतरे तो उन पर भी प्रहार हुआ। नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा, ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए।
यानी उन्हें नाम भी नहीं मालूम था। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। ये तो तय मानिए कि तीसरे चरण के मतदान के साथ ही यूपी में नई सरकार की बुनियाद तकरीबन तय हो जाएगी। जो आगे निकल गया उसे पछाड़ना मुश्किल होगा, जो पिछड़ गया उसके लिए भरपाई करना कठिन हो जाएगा। इसलिए कल की वोटिंग में कांटे की ऐसी टक्कर है, हमलों की ऐसी बौछार है, जो पहले कभी देखा और सुना नहीं गया। और यही यूपी के चुनाव का रोमांच भी है। आज तक ब्यूरो। तीसरे चरण की जंग यादव लाइन में हो रही है। यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है, लेकिन 2027 के नतीजे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ाने वाले रहे हैं। 2017 में इतना बड़ा फासला कायम हो गया कि अखिलेश को भरपाई करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। तीसरे दौर की लड़ाई बीजेपी के लिए जीत की गारंटी होगी तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल होगा। कल यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल उन इलाकों में वोटिंग होगी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी 2017 में औंधे मुंह गिर गई थी। 2017 में तीसरे फेज की 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थीं, जबकि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस केवल एक ही सीट जीत पाई थी और बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 59 में से 49 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जबकि 2017 में पहले 3 चरणों के 172 सीटों में से 140 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थीं। 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का दुस्साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। तीसरे चरण के चुनाव जिन 16 जिलों में हो रहे हैं, उनमें से 8 जिलों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में मुकाबला कैसा रहा था। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को मिलाकर इन 8 जिलों में 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी करीब 40% है और इन वर्गों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने इन 8 जिलों की 28 में से 22 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। 2012 में इन 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार जीते थे, उनमें से 10 यादव थे। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सबका साथ और सबके विकास के लिए हम लोगों ने तय किया है
एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग घूमेंगे। लेकिन तीसरे दौर में बीजेपी ने कन्नौज में भी मुकाबला तगड़ा कर दिया है। यहां बीजेपी ने पूर्व आईपीएस असीम अरुण को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त किया जाए। नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब रही। आज तक ब्यूरो। ग्लोबल संकट की घड़ी में भारत के सामने दोहरी मुश्किल है। पहली ये कि अगर जंग सचमुच में छिड़ गई तो यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। दूसरी मुश्किल ये कि जंग की स्थिति में किस पक्ष का साथ दे। हालांकि अमेरिका और रूस दोनों देश भारत के अहम साझेदार हैं, लिहाजा भारत के लिए इस मामले में संतुलित और तटस्थ कूटनीति की राह ही बेहतर रहेगी। यूक्रेन की रूसी घेराबंदी के बीच नाटो देशों की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूरोपीय देशों के प्रमुखों से लगातार संपर्क में है। नाटो सेनाओं का काफिला भी यूक्रेन के आसपास जमा होने लगा है। लेकिन रूस क्या करेगा, ये फिलहाल किसी को पता नहीं। तनाव पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन पूर्वी यूरोप में मची इस हलचल से भारत के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ रूस है जो भारत का सबसे पुराना सहयोगी और अभी भी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ पिछले कुछ सालों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं और आतंकवाद समेत कई रणनीतिक मामलों में भारत का साझेदार है। तो अगर युद्ध हुआ तो भारत किसके समर्थन में खड़ा होगा, सवाल मुश्किल है और अमेरिका ने भारत की मुश्किल और भी बढ़ा दी। 6 more weeks of winter. हमने अपने भारतीय, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ क्वाड मीटिंग के संदर्भ में रूस और यूक्रेन की चर्चा की थी। बैठक में एक मजबूत सहमति थी। इसके लिए एक राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। अमेरिका का यह बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए आया तो भारत ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में बीच का रास्ता पकड़कर अपना रुख जाहिर कर दिया। Somebody said, what do we know? हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्स्क समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, number of questions that he was otherwise. दरअसल कूटनीति की दुनिया का उसूल एकदम सीधा है और वो उसूल है इस हाथ से दे, उस हाथ से ले। लेने और देने के बीच का अंतराल भले ही लंबा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसलों में राय और प्रतिक्रिया इसी आधार पर दी जाती है। रूस भारत का पुराना सहयोगी तो है ही, लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकियों और रूस की चीन से गहरे ताल्लुकात के बावजूद रूस हाल फिलहाल के कुछ मसलों में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन के साथ डोकलाम विवाद में रूस ने साफ कहा कि दोनों देश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। उसके बाद गलवान विवाद में भी रूस ने तटस्थ रवैया ही अपनाया, बल्कि पहले रूस की ओर से ही बताया गया कि गलवान में हुई झड़प में चीन के भी 45 सैनिक मारे गए, जबकि चीन ये बात दुनिया से छिपाता रहा। जाहिर है भारत भी यूक्रेन विवाद में राय रखते वक्त इन तथ्यों को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, यानी किसका साथ दें किसका ना दें, ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं। जो असल चिंता की बात है वो ये कि अगर युद्ध हुआ तो अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए। तनाव लगभग चरम पर, लेकिन जनजीवन देखने में बिल्कुल सामान्य। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय आप देख सकते हैं सुबह का समय है और लोग दफ्तर जा रहे हैं। यातायात सामान्य या सामान्य से भी फिलहाल कुछ अधिक। लोगों ने यहां पर कोशिश यही की है कि किसी भी तरह तनाव को अपने जीवन में न आने दे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में ये तनाव लगभग 2014 से चल रहा है, जब रूस ने क्राइमिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा कई लोग यहाँ उद्योग धंधों से भी जुड़े हैं। कीव का ये भारतीय रेस्टोरेंट करीब 10 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके मालिक और स्टाफ कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें वहाँ कोई खतरा नजर नहीं आ रहा।
कोई हमारे अंदर कोई डर नहीं, हम सब अच्छे और खुश है एकदम। यहाँ पर कोई डर नहीं हमारे अंदर, सब अच्छे। न्यूज़ पे कोई हमें कोई विश्वास नहीं, और हमारी एम्बेसी हमारे को टच में है, एम्बेसी के साथ में हम टच में, उन्होंने हमें एडवाइजरी जारी करी है और हम उनसे डेली टच में, एम्बेसी के करीब पास में है और हमें कोई डर नहीं। हालांकि यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के परिवार के लोग ज्यादा फिक्रमंद हैं। 3 महीने से गई है, MBBS की पढ़ाई कर रही है और यहाँ दहशत का माहौल देख के उन्होंने वापस आने की योजना बना ली। तो हमें सरकार से यही विनती है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित लाया जाए। तो आपकी गुड़िया वहां से निकल पड़ी है क्या? हाँ, निकल चुकी। और जब तक कोई लास्ट अभी बात नहीं हो रही उनसे। MBBS के लिए गया था, 2 साल हो गए। यहाँ आप न्यूज सुन के हमने फोन किया, वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, फिर भी वो क्लास ऑनलाइन चल रही है। मैं बेटे क्लास ऑनलाइन चल रही है, भाई पढ़ना है, यही पढ़ना, इसलिए आप आ जाओ। भारत सरकार ने अभी तक यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की वतन वापसी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक युद्ध छिड़ने के हालात में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यूक्रेन में कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।